गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम चैप्टर व्याकरण का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण वो होते हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, या भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर उनके टुकड़े करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, ये होते हैं वर्ण। बातचीत के दौरान हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। व्याकरण में ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे यह मेरी पुस्तक है। इस वाक्य में 4 शब्द पद हैं। देखो 4 तो शब्द पद हो गए, लेकिन ये जब इनको अलग अलग करेंगे यह और है तो ये वर्ण कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यह को हम हलंत लगाकर आधा कर देंगे, क्योंकि ये व्यंजन होते हैं और इनमें स्वरों की सहायता से ये बोले जाते हैं व्यंजन। तो व्यंजन अगर हम स्वर हटा देंगे तो वो आधे रह जाएंगे। तो देखिए ये में हलंत है प्लस ए प्लस, अब है के 2 टुकड़े कर देंगे, है में से स्वर निकाल देंगे, है हलंत और ए। ये है मेरी, मैं हलंत और ए की मात्रा लगी हुई है इसमें, रे हलंत और बड़ी की मात्रा, तो मेरी। पुस्तक पे हलंत ऊ, से पहले से ही आधा है इसलिए से को अकेला ही रखेंगे। ठीक है, इसके और टुकड़े नहीं होंगे। ते हलंत प्लस ए और के हलंत प्लस ए। अब आपको आप समझ में आ गए होंगे कि व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगर स्वरों को व्यंजन में से अलग कर देंगे तो वो आधे रह जाएंगे, इसलिए यहाँ हलंत लगाकर इनको आधा किया गया है में आई की मात्रा, क्योंकि यहाँ 2 मात्रा लगी हुई है तो ए के ऊपर मात्रा आ जाएगी तो ये आई बन जाएगा। ओके बेटा, ऊपर दिए गए शब्दों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, इन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या हो गए? भाषा की सबसे छोटी इकाई। और वर्णमाला क्या हो गई? जब वर्ण सारे इकट्ठे होकर एक वर्ण समूह इकट्ठा होकर वर्णमाला बनाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। ये निम्नलिखित है। देखो 52 अब कैसे हो जाएंगे? स्वर है हमारे 11, अयोग्य वहा है 2, स्पर्श व्यंजन है हमारे 25, अंतस्थ व्यंजन है 4, ऊष्म व्यंजन है 4, अन्य हैं 2 और संयुक्त व्यंजन हैं 4। इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारे कितने आएंगे? 52 वर्ण। तो बच्चों आपको ये वर्णमाला समझ में आई होगी कि स्वर 11 होते हैं। ए आ ई ऊ ए री, ए आई ओ औ, इस तरह से ये 11 होते हैं। अयोग वहा यानी कि अंग और ए। व्यंजन कितने होते हैं? अब व्यंजन का भी अलग अलग है, यहाँ इनका भी भेद किया जाता है, इनके भाग अलग अलग हैं। तो ये तो हैं 25 व्यंजन। कैसे? मैं तक। ये जैसे अगर हमको याद नहीं है वर्णमाला तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कचट तप, यहाँ तक। ठीक है, कचट तप, और ये गजड़ दब। तो इस तरह से कचट कै चे टे ते पे, अगर हमको ये याद हो गए तो हमारी पूरी वर्णमाला हमको याद हो जाएगी। देखिए कै खे गे घे न्य, चे छे जे झे न, टे ठे डे ढे णे, टे थे दे धे ने, पे फे बे भे में। अब ये हमारे हैं अंतस्थ व्यंजन, ये रे ले वे। और ये होते ऊष्म, यानी कि जिनमें गर्मी सी पैदा हो, बोलने में एक जोश आए, शय शय से है। ये तो कौन से हो गए? अंतस्थ व्यंजन। और ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। और अन्य कौन से हो गए? डे और डे। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, श, त्र, गे और श। इनके भी हम टुकड़े करेंगे कि ये किस किस की सहायता से बोले जाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको अपनी वर्णमाला याद हो गई होगी या फिर पहचान हो गई होगी
कि अनुस्वार 11, ये स्वर 11 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते। यहाँ इनका पूरा टोटल कर रखा है, अयोगवाह, स्पर्श व्यंजन का, अंतस्थ व्यंजन का और ऊष्म व्यंजन का, ये सभी मिलाकर हमारे 33 यानी कि 33 होते हैं। अन्य व्यंजन 2 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। इस तरह से हमारे 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं। तो ये आपको लर्न करने हैं अपनी नोटबुक में लिखकर। ओके बेटा। अब देखिए वर्णों के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसा अभी मैंने यहाँ बताया था आपको कि ये स्वर होते हैं और ये व्यंजन होते हैं। तो ये वर्णों के 2 भेद होते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए अब स्वर कैसे बोले जाते हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। स्वर कैसे बोले जाते हैं कि हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अब आपको ये याद भी हो गए होंगे, अगर हम इनको 3 बार बोलेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। स्वर के भेद। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर देखिए, इन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी कि बहुत थोड़े से छोटे वर्ण जो होते हैं ये इनमें बहुत कम समय लगता है। ये संख्या में 4 होते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इस तरह से ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। अब देखिए बच्चों दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी इससे बड़ा, ह्रस्व स्वर से बड़ा दीर्घ स्वर, जिसमें इनसे डबल समय लगेगा। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दोगुना समय लगता है। ये संख्या में 7 होते हैं। 11 में से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ह्रस्व स्वर कितने हो गए, 4 हो गए और दीर्घ स्वर 7 हो गए। 7 और 4 11। देखिए कौन कौन से होते हैं। अब इसके अलावा जो भी हमारे पास बचे हैं वो सारे दीर्घ में आ जाएंगे। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। अब देखिए बच्चों प्लुत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक और ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। समझ में आया कि इससे तो 3 गुना समय लगेगा और इससे 2 गुना समय लगेगा। तो देखिए कौन कौन से होते हैं प्लुत स्वर। ओम, अरे, हे राम, इस तरह से ये प्लुत स्वर होते हैं। स्वरों की मात्राएं। अब देखो बच्चों आपको स्वरों की मात्राओं से परिचित करवाते हैं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है उनके रूप में परिवर्तन होता है। इसी बदले रूप को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर का प्रतीक चिन्ह व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ में किया जाता है उन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। तो देखिए ए, ई, उ, इनकी कौन कौन सी मात्रा है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की, ई की, उ, बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, री की। हाँ तो बच्चों देखो इन सब की ये मात्राएं होती हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की, छोटी की, बड़ी की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, री की, ए की, आई की, ओ की, औ की। इस तरह से ये इनकी मात्राएं होती हैं। देखिए अब स्वर प्लस व्यंजन। कै में ए जोड़ देंगे तो कम, कै में आ जोड़ देंगे तो काम, कै में ई जोड़ देंगे तो किरण, कै में बड़ी ई जोड़ देंगे तो कीट, कै में छोटा ऊ जोड़ेंगे तो कुल, कै में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो कूप, कै में री जोड़ेंगे तो कृषक, कै में ए जोड़ेंगे तो केशव, कै में आई जोड़ेंगे तो कैलाश, कै में ओ जोड़ेंगे तो कोयल और कै में औ जोड़ेंगे तो कौवा। ह्रस्व स्वर ए की कोई मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक व्यंजन में निहित होता है। ऐसे रहित व्यंजन लिखने के लिए उसके नीचे तिरछी रेखा यानी कि हलंत लगा दिया जाता है। जैसे
कै हलंत, खे हलंत, गे हलंत, गे हलंत और तय और थे हलंत आदि तिरछी रेखाओं को हल चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इनको आधा कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर यानी कि चंद्र बिंदु के रूप में होता है। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, एक मात्रा और उसके ऊपर बिंदी यानी कि चंद्र बिंदु। अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है सिर्फ एक बिंदी लगाना। ओके बेटा, देखो कै के ऊपर एक बिंदी लग गई और इससे बन गया कंठ। से के ऊपर एक बिंदी लग गई, उससे बन गया संत। अब देखिए कै वर्ग से पै वर्ग तक प्रत्येक वर्ग के पहले 4 वर्ण जब अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण यानी कि ञ, न और मै के साथ मिलते हैं तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार के रूप में लिखे जाते हैं। अनुस्वार यानी कि बिंदी लगाकर या 5वें वर्ण के रूप में ये लिखे जाते हैं। अनुस्वार देखिए कौन से होते हैं? कैसे मैं तक, कै वर्ग में कै खे गे घे ञ। अब यहाँ इसका अनुस्वार लग गया है तो इसको कैसे लिखेंगे? शंख, शंख, है ना। तो इसमें ऊपर बिंदी आई है, इसको अनुस्वार बोलेंगे। च वर्ग में देखिए च, छ, ज, झ, ञ यानी कि ज और न के बीच में जो बिंदी लगी है उसको ञ बोलते हैं। चंचल, तो च के ऊपर अनुस्वार लग गया तो ये हो गया चंचल। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। अब देखिए ठंड, यहाँ अनुस्वार लग गया ठंड। दोनों तरह से इनको लिख सकते हैं, दोनों ही सही होते हैं। तय वर्ग में त, थ, द, ध, न, चंदन, चंदन। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै। तो मैं में देखिए कंपन, कंपन। इस तरह से यहाँ अनुस्वार लग गया है। अनुनासिक, अब ये होती है चंद्र बिंदु, वो तो होती है सिर्फ बिंदु और ये होती है चंद्र बिंदु। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में होता है, जैसे आँख, चांद, ऊंट आदि। अब हम अगर चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे तो इसको कैसे बोलेंगे? आँख, चाँद, ऊंट। तो इस तरह से इनमें चंद्र बिंदु लगाकर ये शुद्ध शब्द हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे 2 बिंदी लगती हैं वो विसर्ग होती हैं। स्वर के बाद लगने वाला बिंदु विसर्ग होता है। इसका उच्चारण हलंत की तरह किया जाता है। इसका निम्न प्रयोग होता है जैसे प्रातः, पुनः, अतः, यानी कि हलंत की तरह इसका प्रयोग होता है। प्रातः, पुनः, अतः। अब देखिए बच्चों व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर के साथ बोले जाने वाले ये अक्षर कहलाते हैं। तो व्यंजन के भेद देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इस तरह से ये 3 होते हैं। तो इसको हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को तब तक ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में वर्णमाला लिखेंगे। धन्यवाद।